नमस्कार दोस्तों, आज एक बार पुनः उपस्थित हुआ आप सबों के बीच क्लास 10th के फिजिक्स के छठे वीडियो लेक्चर के साथ। और यह छठा वीडियो लेक्चर का तीसरा पार्ट है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट बनाया हुआ है, जिसमें हमने यह जिक्र किया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार कैसा होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार कैसे बनता है। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो ज़रूर आप पिछले वीडियो लेक्चर को देख लें, ताकि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। उस पिछले वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके पिछले वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं इस उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार को जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उत्तल दर्पण है क्या। एक बहुत ही बड़ा गोला है, उस गोले का कोई टुकड़ा है, जैसे हमने मान रखा है कि ये वो टुकड़ा है, और इस टुकड़े को हम लोग दो तरफ से रंग सकते हैं। या तो भीतर से, ये हुआ भीतर क्योंकि ये गोला बनेगा इस तरह से, तो यह अंदर की सतह हो जाएगी और ये हो जाएगी बाहर की सतह। ओके, अगर हम लोग बाहर से रंगते हैं तो वह अवतल दर्पण होता है, अगर हम लोग भीतर से रंगते हैं तो वह उत्तल दर्पण होता है। तो क्योंकि हम लोग अभी उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को भीतर से रंगना पड़ेगा। तो हमने इस दर्पण को भीतर से इस तरह से रंग लिया। अब बताएं इसमें सेंटर किधर होंगे। स्वाभाविक बात है, अगर यह कोई गोला इस तरह से बनेगा इस तरफ का, तो इसका सेंटर तो यहां होने वाला है कहीं। तो मान लिया जाए इसका सेंटर ये है, इस दर्पण का सेंटर ये है। ओके, हम लोग इसको यहां से मिला देते हैं। तो हमने इसको यहां से मिला दिया, और ये होगा दर्पण का ध्रुव, और जस्ट ध्रुव और सेंटर के बीच में फोकस होता है। यहां तक आप चीजों को समझ रहे हो। अब हम लोग यह जान लेते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा अगर हम प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं तो हम वस्तुओं को कहां कहां रख सकते हैं। यह अवतल दर्पण से थोड़ा भिन्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इस बार हम लोग इस तरफ वस्तुओं को नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि इस तरफ तो आपने कलर कर रखा है और दर्पण का परावर्तक सतह इस तरफ हो गया, तो हम लोग वस्तुओं को इस तरफ रखेंगे। तो बताएं इस तरफ आपको क्या नजर आ रहा है, क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? कुछ भी नहीं आपको देखने को मिल रहा है, सिवाय कुछ चीजों को। वो है आपका अनंत, अनंत और अनंत और पोल के बीच तीसरा आपका पोल। इसके अलावे आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। या तो अनंत आप देख रहे हो, या तो अनंत और पोल के बीच का कोई भाग होगा, या तो आप पोल देख रहे हो। इस तरफ आपको ना तो सेंटर है ना ही फोकस है। वो अवतल दर्पण में हुआ करता था, क्योंकि इसमें इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिधर सेंटर है, जिधर फोकस है, उस तरफ के हिस्से को तो हमने रंग लिया है। तो जिधर रंगा हुआ है, जिधर कलर किया हुआ है, उधर से हम लोग कैसे अपने चेहरे को देखेंगे, या कोई वस्तु को कैसे हम रख सकते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो जिस तरफ परावर्तक सतह होता है हम वस्तुओं को वहां रखते हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा वस्तुओं की स्थिति क्या क्या हो सकती है। तो वस्तुओं की स्थिति हो सकती है या तो अनंत पर, या अनंत और पोल के बीच, अथवा पोल पर। ये तीन ही स्थिति होंगे। ओके, आइए इन तीनों स्थितियों से हम लोग प्रतिबिंब निकालना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग अनंत पर किसी वस्तुओं को रख कर देखते हैं। तो हमने वस्तुओं को अनंत पर रखा, और मैंने आपको बता रखा है कि अनंत पर कोई भी वस्तु बहुत बड़ी होने वाली है, तो यह वस्तु बहुत बड़ी है। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अनंत में ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रधान अक्ष के समांतर हम लोग प्रकाश की किरणों को गुजारते थे। ये है आपका प्रधान अक्ष, और इसके समांतर हमने ऊपर के सिरे से गुजारा। अब देखिए यहाँ पर एक नए थोड़ा सा भिन्न आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अवतल दर्पण में आपने कुछ अलग तरह से किया था, यहाँ पर आपको अलग तरह से मिलेगा, क्योंकि इस हिस्से में इस तरफ से कर्ण किया गया है, और दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है। तो यहां से इस पॉइंट से इस प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देगा। और परावर्तित कैसे करेगा, जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो वो फोकस से रिटर्न होगा। और आप कहोगे सर इस तरफ फोकस कहां से आ गया, आप कहोगे जी नहीं, इसको समझना है कि यह जो फोकस आपको इस तरह से दिख रही है, यह फोकस के ही अनुसार से परावर्तित होगी। अगर यह प्रकाश की किरण इधर फोकस के तरफ आती तो इस तरह से आती, तो इसी के सीधी रेखा में वो रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पर भी सेम टू सेम बात है। यह देखिएगा, आप फोकस के अनुसार से
रिफ्लेक्टेड हो गई है। तो यह प्रकाश की किरणें फोकस से होते हुए परावर्तित हो गई, यहीं इसका परावर्तक सतह थी, यहीं से परावर्तित हो जाएगी। यह भी प्रकाश की किरणें फोकस से होते हुए परावर्तित हो गई। अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पता करते हैं। क्या ये दोनों प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहीं मिलती है या मिलने का चांसेस है क्या? तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह प्रकाश की किरणें इस तरफ जा रही हैं और यहाँ पर प्रकाश की किरणें इस तरफ जा रही हैं। तो यह दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी मिलने का चांसेस नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रकाश की किरणों का मिलने का कोई चांस नहीं हो तो हम लोग उसमें कल्पना करते हैं। तो कल्पना कहाँ करेंगे? दर्पण के पीछे। तो इन्हीं दोनों प्रकाश की किरणों को हम दर्पण के पीछे मिलाकर देखते हैं, तो हम पता करते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए हम लोग पता करते हैं। तो हमने दर्पण के पीछे जैसे इसका कल्पना किया, यही प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे इस तरफ आई, यही प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे इस तरफ आई। तो हमने देखा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर जाके मिल रही है और वो बिंदु है फोकस। तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर मिला नहीं तो अगर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पर मिला नहीं तो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा। अथवा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, अगर मिलती हुई प्रतीत हो तो आभासी प्रतिबिंब। तो बिल्कुल यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो यह आपका आभासी प्रतिबिंब होगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया इस बातों को कि वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा, प्रतिबिंब का आकार बिंदु मात्र होगा। बातें समझ में आई? इन बातों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए इस बार हम लोग दूसरी स्थिति का चर्चा करते हैं। इस बार हमने वस्तु को अनंत और पोल के बीच में कहीं रखा। अब अनंत और पोल के बीच में हमने वस्तुओं को कहीं पे रखा है, तो हम इन वस्तुओं से प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे। तो क्या होगा, पहले कंडीशन में हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को गुजार देते हैं कुछ इस तरह से। तो यह क्या होगा, फोकस से होकर रिटर्न हो जाएगा। तो यह अंदर नहीं जाएगा, इसी के अनुदिश यह यहाँ से इस तरह से रिटर्न हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? फोकस के ही अनुदिश यह इस तरह से रिटर्न हो जाएगा यहाँ से ही। ओके, दूसरा हम लोग क्या कर लेंगे, इसको या तो आप पोल से गुजार सकते हो तो समान एंगल बना के रिटर्न हो जाएगा इस तरफ, या तो आप फोकस से गुजार सकते हो जो कि प्रधान अक्ष के समांतर। तो हम लोग पोल से एक ले लेंगे, एक प्रधान अक्ष के समांतर ले लेते हैं। आइए पहले डायग्राम बनाते हैं। तो हमने प्रकाश की किरणों को गुजारा, पहले हमने प्रधान अक्ष के समांतर दिया था, यह फोकस के अनुदिश इस स्थान से परावर्तित हो गया कुछ इस तरह। दूसरा हमने इसको पोल पर से जिसे गुजारा तो जितने डिग्री एंगल बना के आया उतने ही डिग्री एंगल बना के यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, क्या ये दोनों प्रकाश की किरणें वास्तव में कहीं पर मिलने वाली है? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। अगर नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इन प्रकाश की किरणों को दर्पण के पीछे कल्पना करेंगे और इन प्रकाश की किरणों को दर्पण के पीछे कल्पना करेंगे और फिर पता करेंगे कि ये प्रकाश की किरणें कहाँ पर जाकर के मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हमने जैसे ही इन दोनों प्रकाश की किरणों को दर्पण के पीछे कल्पना हमने किया तो हमने पाया कि ये दोनों प्रकाश की किरणें पोल और फोकस के बीच में कहीं पर जाकर मिलती हैं। तो यह कैसा प्रतिबिंब होगा? आपका आभासी प्रतिबिंब होगा। ओके, तो हमने लिखा वस्तु की स्थिति अनंत व ध्रुव के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कहाँ? ध्रुव और फोकस के बीच। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है भाई? आभासी प्रतिबिंब है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से छोटा है, आप देख सकते हो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली कड़ी में हम लोग देखते हैं कि वस्तु की स्थिति अगर पोल पर हो, ध्रुव पर, तो मैंने अवतल दर्पण को भी छोड़ रखा था। ये है आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। दोनों में मैं आपको अंतर करके बता देता हूँ। अवतल भी मैंने छोड़ रखा था पिछले वीडियो लेक्चर में और मैंने कहा था उत्तल में मैं आपको बता दूंगा। अगर आप वस्तु को पोल पर रखते हो तो क्या होता है, मान लिया जाए कि आपने वस्तुओं को यहाँ पर इस पोल पर रख दिया है, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें अब आएंगी। अब यहाँ पर समझ में नहीं आया प्रकाश की किरणें कैसे आएंगी, तो आप देख सकते हो यहाँ आपका सेंटर है और ये हो सकता है कि प्रकाश की किरणें, यहाँ पर वस्तु है तो प्रकाश की किरणें इस सेंटर से होती हुई वस्तु पर जा रही है और जैसे ही वस्तु पर जाएंगी या टकरा कर वापस सेंटर से ही लौट जाएंगी। तो एक आपका लौटने वाला ये प्रकाश की किरणें हैं। दूसरा आप इसको क्या कर सकते हो,
आप फोकस से भी इसकी कल्पना कर सकते हो, या आप इसको कहीं से भी इस तरह से भी गुजार सकते हो एंगल बना के। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप एंगल बना के कर सकते हो। या इसको अगर आप फोकस से आप सोचना चाहो कि हमने इसको फोकस से गुजार दिया, या इसको आप प्रधान अक्ष ही समझ लो, इसी लाइन को सेम टू सेम लाइन को आप प्रधान अक्ष, यहाँ पर भी आप सेम टू सेम इस लाइन को प्रधान अक्ष आप समझ लो, या कुछ भी आप समझ लो, तो प्रकाश की किरणें कुछ इसी तरह से जाएंगी और उसी तरह से वापस लौट जाएंगी। लेकिन यहाँ पर समझने की ये बात है, दोनों प्रकाश की किरणें सेंटर से होकर जाए या फोकस से होकर जाए तो इसी लाइन पर यह रिफ्लेक्टेड भी हो जाएंगी, लेकिन ये दोनों लाइन आपस में टकराने का काम नहीं करेंगी। और टकराएगा तभी, ये लाइन जब इसके दर्पण के पीछे ही जाएंगी तो दोनों उसी बिंदु पर जाके टकरा जाएंगी। यह बिंदु उसी बिंदु पे जाके दर्पण के पीछे टकराएंगी, समझ रहे हैं, उसी स्थान पर। इसलिए इस पोल का कोई विशेष मायना नहीं दिया गया है। एक विद्यार्थी ने सवाल भी किया था, सर पोल हम लोग कैसे कहेंगे अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कितनी होती है, 6 या 7? तो कई वैज्ञानिकों ने, कई लोगों ने पोल को कोई मतलब नहीं समझा कि पोल पर कोई वस्तु को रख सकता है। अगर ये दर्पण है तो इसी पर वस्तु कौन रखता है भाई? दर्पण के आगे कहीं पर वो वस्तु रख सकता है। इसलिए पोल का किताबों में, बहुत सारे पुस्तकों में कोई मायना नहीं दिया है। इसमें पोल को छोड़कर ही बात किया गया है। अवतल दर्पण में वस्तुओं की स्थिति 6 समझा है और इसमें 2 समझा है, इस तरह से। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर आपके मन में कहीं बातें जगे तो पोल पर अगर वस्तु का स्थिति हो पोल पर, तो प्रतिबिंब का भी स्थिति होगा पोल पर ही, वस्तु के बिल्कुल बराबर होगा, है ना। लेकिन आभासी और सीधा बनेगा, दोनों स्थिति में। ओके, आइए अब हम लोग तालिका एक बना लेते हैं। अवतल दर्पण में एक सामूहिक रूप से हमने जो भी बनाया प्रतिबिंब वो लिख लेते हैं, और उत्तल दर्पण में जो हुआ वो हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं तक रहेगा। अगर आपको अवतल एवं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब निकालने में अगर कोई भी थोड़ी सी भी अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि और भी बेहतर से आपको समझाने की कोशिश किया जाए। तो अगर आपको समझ में आ जाए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हमें एक सपोर्ट मिले और आपका साथ मिले कि हाँ, आप हमसे जुड़े हुए हो और मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ वो बातें आप तक पहुँच रही है, मतलब आप समझ पा रहे हो। ओके, तो आइए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा।